हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हाल चाल है आप सबके। हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हाल चाल है आप सबके एंड कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। भाई न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है एंड उसका मैं फर्स्ट लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। यानी कि सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की आधारशिला। पहला क्या था? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे कुछ करके था। बट अब नेम चेंज हो गया। नेम के साथ क्वांटिटी भी चेंज हो गई, क्वालिटी भी चेंज हो गई, सारी चीज चेंज हो चुकी है। न्यू बुक जिसका नेम है एक्सप्लोरेशन। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग 2 से 3 पार्ट या 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखो जो चीज़ ऐप पे पढ़ाई होता है 2 से 4 पार्ट में एक चैप्टर को फिनिश करना, वैसे ही हम लोग डिटेल में पढ़ते चलेंगे एंड इसे भी 2-4 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग वन शॉट लेकर आएंगे हर चैप्टर का, जहाँ पे आप 1 से 1.5 घंटे में पूरे चैप्टर को फिनिश कर जाओगे। जितने भी क्लासेज है न्यू बुक से, न्यू एनसीईआरटी बुक से ये है, तो बस आप लोग को करना ये है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड जितने भी क्लासेज होंगी पार्ट बाय पार्ट उसे आपको करते हुए चलना है। तो क्या आज आप लोग रेडी हो क्लासेस करने के लिए? मुझे कमेंट में बताना। एंड न्यू एनसीईआरटी को भाई कितने लोग पढ़े हैं मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि क्या होता है कि जब बुक आ जाता है तो भाई पढ़ते ही नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ता है बुक। ओके, तो भाई पढ़ना है आपको। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में होगा कि भाई सेल क्या है, सेल से क्या समझते हो आप, सेल क्या होता है। तो देखो, सेल जो है, सेल द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हमारी बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ के लिए, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के लिए। यानी कि कोशिका सभी जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझना। देखो, जैसे क्या होता है, हम ह्यूमंस होते हैं, ठीक, ह्यूमंस है। अब ह्यूमंस को कोई चीज़ डेवलप करना होता है ह्यूमंस के हमारी बॉडी में, तो कौन करता है? वो सेल करता है। जैसे आपका ये घर है, देखो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से आप समझना है। यहाँ पे जैसे ये आपका घर है, यहाँ पे बनाने नहीं आ रहा है, थोड़ा आप इसे मान लेना ये घर है, और बड़ा बना देता हूँ। देखो ये आपका घर है। अब इसे आपको डेवलप करना है, जैसे कि मुझे करना ये है, यहाँ पे एक पंखा लगाना है। ये पंखा लगाना है तो कौन डेवलप कर रहा है? आप कर रहे हो। अपने घर को डेवलप ह्यूमंस ही कर रहे हैं। वैसे ही हमारी बॉडी को डेवलप कौन करेंगे? सेल्स करेंगे। यानी कि सेल्स जो है, अब हमारी बॉडी में कौन सा सेल आए, जैसे हमारा किडनी है। अब किडनी हमारे हाइट के अनुसार बढ़ता रहता है। अब उसे कौन बढ़ाता है, कौन बड़ा करता है? तो सेल करता है। इसी के लिए उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अब देखो, स्ट्रक्चरल मतलब जब हमारी बॉडी बनती है किससे मिलकर बनती है? सेल से मिलकर बनती है। फंक्शनल यानी कि हमारी बॉडी में जो भी क्या है, ऑर्गन्स है, उनको बड़ा करना, छोटा करना, इन सारी चीज़ों को कौन करता है? मैनेज सेल करता है। समझ में आ गया? देखो, अब हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी रहती है? सेल से मिलकर बनी रहती है। बट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है भाई? तो देखो, सबसे पहले सबसे पहले होता क्या है, होता क्या है? देखो, सबसे पहले हमारी बॉडी के लिए सेल बनता है, ठीक, सेल बनता है। फिर उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू बनता है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी के लिए ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ठीक, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारी बॉडी बनती है। इतना नोट करते चलना। पहले हमारी बॉडी के लिए टिश्यू सेल बनता है, फिर कई सारे सेल्स। अब देखो कैसे होता है, कई सारे सेल्स कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एक हो गया, देखो थोड़ा अच्छा और बनाता हूँ। ओके, देखो कैसे सेल्स बनते हैं। जैसे ये मेरे पास हो गया, ठीक, ये सेल हो गया, ठीक। अब इन सेल, एक सेल से ज़्यादा मिल, जब जहाँ पे
एक से ज़्यादा सेल्स मिलते हैं वो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है, टिश्यू। ठीक, टिश्यू का मतलब आप जानते हो, उत्तक। कई सारे सेल्स को मिलाकर टिश्यू बनता है, और कई सारे टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन्स बनते हैं, और कई सारे ऑर्गन्स को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन मतलब आप जानते हो, जिसे बेचकर लोग आईफोन लेने के लिए सोचते हैं, वही ऑर्गन हुआ। यानी कि भाई किडनी, किडनी को बेचकर लोग आईफोन लेने की सोचते हैं, वही आपका ऑर्गन यहाँ पे हो गया। एंड ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन्स को मिलाकर। अब ऑर्गन में क्या होता है, ऑर्गन में सारी चीज़ें आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती है। अब आपका ऑर्गन में हर चीज़ आ जाता है, ब्रेन भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें, ब्रेन वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑर्गन्स में आते हैं। ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन्स को मिलाकर एक सिस्टम बनता है, जो कि आपकी बॉडी को आगे निरंतर वर्क करते चलता है, वर्क कराते चलता है, वो ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो कई सारे ऑर्गन्स को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड फिर उसके बाद हमारी बॉडी बनती है, ये चीज़ है। अब देखो, जब हम सेल के बारे में जब हम सेल के बारे में जानते हैं, तो उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, समझ गए? यानी कि कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका संरचना और कार्य के अध्ययन में से संबंधित है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, समझ गए? सेल्स कैसे दिखते हैं, आप ऐसे देखे हो? जी भैया देखे हैं। कहाँ पे देखो, कहाँ पे देखे हो? तो माइक्रोस्कोप से हम लोग देखे हैं। ऐसे भी देखे हो? हाँ भैया देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हुए, सेल्स हुए। अब देखो, सेल्स की खोज सबसे पहले किसने की थी भाई? सेल्स की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, ही ही expanded a thin slice of cork। यानी कि जो देखो, यहाँ पे है, जो रॉबर्ट हुक थे, वो किससे थे? वो एक छाल था, पेड़ की छाल था, उसमें देखे थे, यानी कि बार्क में देखे थे। अंडर ए primitive microscope he saw honeycomb like box structures and named them cells, Latin for little room। लैटिन लैंग्वेज में इसे लिटिल रूम कहा गया है। यानी कि रॉबर्ट हुक जो थे, वो 1665 ईस्वी में सेल की खोज की थी। वो एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से कॉर्क, नीचे कॉर्क के पतले टुकड़े की जांच की। कॉर्क क्या हुआ, मतलब कि पेड़ की जो छाल थी, वो उसे हम लोग कॉर्क भी कहते हैं, या बार्क भी कहते हैं। ठीक, पतले टुकड़े की जांच की, और फिर उसके बाद जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उसे भी वो चेक किए थे अपने माइक्रोस्कोप से। उसमें वो क्या देखे, कोशिकाएं देखे, जिन्हें हम लैटिन में छोटा कमरा कहा जाता है, लैटिन में छोटा कमरा नाम दिया जाता है। एंड रॉबर्ट हुक यही थे महाशय जिन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी, यही थे। ओके, एंड देखो, जो रॉबर्ट हुक थे, वो एक मृत कोशिकाओं को देखे थे, मृत कोशिकाओं यानी कि डेड सेल्स को ही देखे थे। ठीक, फिर उसके बाद भाई, जब रॉबर्ट हुक थे, तो भाई और भी लोग नाम कमाने के लिए, जैसे क्या होता है, कोई टीचर कुछ बताता है, ठीक, अब उसे कोई डेवलप करता है। ठीक, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हुआ। फिर एंटोनी वॉन लीवेनओएक ने 1674 ईस्वी में क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप को थोड़ा डेवलप किया। ठीक, एंड उन्होंने फर्स्ट बार लिविंग सेल्स को एक पॉन्ड वाटर में देखा, जिसे हम लोग एनिमल क्यूल्स कहते हैं। ठीक, यानी कि एंटोनी वान लीवेनोक ने 1674 में एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी, यानी कि एक डेवलप्ड सूक्ष्मदर्शी से देखे थे, तालाब के पानी के अंदर। ठीक, पहली जीवित कोशिका वो थी। ओके, उन्होंने एनिमल क्यूल्स कहा, जो कि ये था। ऐसे उन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स को यहाँ पे देखा, एंड यही है एंटोनी वान लीवेनहोएक। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पुरकिंजे, जो कि 1839 में थोड़ा और डेवलप किए, एक और अपना नाम कमाने के लिए कोइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे है, coined the term protoplasm for the fluid living substance inside the cell। यानी कि कोशिका के अंदर मौजूद तरल जीवित पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। जो कोशिका के अंदर एक जीवित जो तरल पदार्थ होता है, उसे वो प्रोटोप्लाज्म नाम दिए। क्या नाम दिए, प्रोटोप्लाज्म।
आप साइटोप्लाज्म जानते हो, ठीक। वही तो उसमें एक और होता है, क्या होता है, तरल पदार्थ, ठीक। यानी कि लिविंग एक फ्लूइड होता है, उसे वो क्या नाम दिए, प्रोटोप्लाज्म नाम दिए। कौन, पुरकिंजे, कब दिए, 1839 में, यही थे वो। ओके, आगे बढ़े। अब देखो, अब बात हुई कि एक इंडियन साइंटिस्ट कहाँ पीछे रहने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा जो थे, उन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। अब क्यों कहा गया साइटोलॉजी का, मैंने बताया, जिसके अंदर हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। इन्हें विज्ञान के जनक के रूप में कहा गया। क्यों कहा गया, तो ये अपने अग्रणी कार्य के लिए, पादप जो सूत्र होता है फॉर पोनिरिंग वर्क ऑन प्लांट क्रोमोसोम्स जो होता है, उसके बारे में और भी ज़्यादा खोज की है, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा गया है। यही वो थे। ओके, ये जो न्यू एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, यही चीज़ एक न्यू एनसीईआरटी में ऐड हुआ है इंडियन साइंटिस्ट के बारे में भी। ओके, आप इसके पहले नहीं पढ़ते होगे, बट इस बार यही एक ऐड हुआ है, एक न्यू, अभी तक। ओके, मतलब कि क्या है कि अभी बेसिक जो हम लोग अभी करा रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ अभी मिला है, फिर आगे और भी चीज़ मिलेगा। फिर उसके बाद क्या था, जो सेल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर। अब देखो, यूनिसेलुलर क्या होता है, जहाँ पे एक सेल से मिलकर कोई भी बॉडी वगैरह बनती है, फंक्शंस होते हैं, उसे जो क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर। अब क्या होता है, अब क्या होता है, जैसे अगर हम कहीं एक बॉय की बात करें, एक बॉय, ठीक, तो इसके पहले हम लोग ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है। अगर वही हम बॉयज कर दिए तो यहाँ पे मल्टी पर्सन्स हो गए, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हो गए, तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होता है। सेम यहाँ पे, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म होता है, केवल एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल्स होता है, सिंगल सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कौन कौन से हुए, कौन कौन सा हुआ, तो ये अमीबा हुआ, फिर पैरामीशियम हुआ, और ये बैक्टीरिया हुआ। समझ गए। अब कोई चीज़ कई सारे सेल्स को मिलाकर, कई सारे सेल्स को मिलाकर कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हो गए, कई सारे एनिमल्स भी हो गए, प्लांट्स भी हो गए, ये सारे क्या हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, यानी कि एक से अधिक सेल से बने होते हैं। हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं भाई, हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, चलो मुझे बताओ। हमारी बॉडी में 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स होते हैं। 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स होते हैं। टेक 3 ट्रिलियन होते हैं। अच्छा, अमीबा जो है, अमीबा वो कहाँ पाया जाता है, वो पानी में पाया जाता है, आप जानते हो, ठीक। ये सेम चीज़ हिंदी में भी है, मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। जो सेल्स होते हैं एक सेल से मिलकर बना होता है, जैसे ये सेल हो गया हमारा, अब ये इससे जो मिलकर बना होगा ये यूनिसेलुलर हो गया। और कई सारे सेल्स को मिलाकर जैसे यहाँ पे हो गए, ठीक, वो क्या हो गए, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर हो गए, ठीक। एक सेल से मिलकर कोई चीज़ बनता है वो यूनिसेलुलर, कई सारे सेल्स को मिलाकर बनता है वो मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, सेल्स का जो साइप होता है, साइज होता है, शेप होता है सेल का, वो कैसा होता है, जो जो अधिकतर सूक्ष्म होते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो होता है मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसे हम लोग माइक्रोमीटर में मापते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का। लार्जेस्ट सेल क्या हो गया, ऑस्ट्रिच एग, जो कि 15 सेंटीमीटर का, वो हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी कोशिका, जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा, आप जानते ही हो, ओके, ऑस्ट्रिच एग, वही हुआ। इसे हम लोग लंबी अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ है, देखो, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा,
बैक्टीरिया जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, आप जानते हो, यानी कि शुतुरमुर्ग जो होता है उसका अंडा होता है जो कि 15 सेंटीमीटर का होता है। इसे हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? ह्यूमन नर्व सेल होता है जो कि 1 मीटर का होता है। ओके, 1 मीटर तक का होता है। देखो, माइकोप्लाज्मा ये ऐसा होता है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ऐसा होता है। ठीक, ऑस्ट्रिच एग आप ऐसा एक देखे होगे, ऑस्ट्रिच एग। तो ये हो गया। ठीक, ये जो है स्मॉलेस्ट सेल यानी कि माइकोप्लाज्मा वो पीपीएलडी है, यानी कि पेलिलोडो pneumonia लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, जो कि मैंने यहाँ पे बताया क्या, ह्यूमन नर्व सेल वो ऐसा होता है, ह्यूमन नर्व सेल ऐसा होता है, आप जानते हो। ठीक, अब देखो सेल का स्ट्रक्चर। आपके माइंड में एक चीज होगा कि भाई भैया मैंने पढ़ा है सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बट भैया जो होता सेल होता है हम इसे बनाएंगे कैसे, ऐसा मुझे बनाने नहीं आएगा। बहुत ही कम लोग को आता है, जो भाई एक आर्टिस्ट होते हैं, जो अच्छे वाले आर्टिस्ट होते हैं उन्हें तो बनाने आ जाएगा। बट हम लोग को क्या आता है, हम लोग भाई एक डिफिनीशन भी लिखने नहीं आता है सही से, तो क्या हम लोग सेल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? 100% बना सकते हो, बट कैसे भैया, कैसे? सो देखो, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसा भी आप बनाओ, बट अंदर के नाम वगैरह अच्छे तरीके से होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऐसे सेल बना दिया। ठीक, अंदर अब क्या होता है, आप किसी भी शेप का ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी किसी भी शेप का बना सकते हो, बट अंदर के नेमिंग जो है वो अच्छे तरीके से करना होता है। समझ गए? मैं ऐसे बना देता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक, ऐसे हो गया मेरा सेल। अब क्या होता है, जब सेल को स्टार्ट हम करते हैं, सबसे फर्स्ट वाला बॉडी ये वाला होता है, ये वाला स्ट्रक्चर। मैं इसे व्हाइट से ही कर देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा, उसके बाद मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग पीएम और सीएम के नाम से भी जानते हैं। पीएम या सीएम हम लोग नेम से जानते हैं। ठीक, पीएम और सीएम नेम से हम लोग जानते हैं। पीएम सीएम प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं भाई। पीएम का अर्थ है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएम का मतलब है सेल मेम्ब्रेन। इतना समझ में आया? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों सेल्स में आते हैं, यानी कि ह्यूमन सेल्स और एनिमल सेल्स, यानी कि हाँ, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में आते हैं। कौन? पीएमसीएम, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या सेल मेम्ब्रेन कहो। समझ गए? अब 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 इसके अंदर एक सर्कल होता है, इसे हम लोग सेल का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्रेन, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो किससे हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है। वैसे ही सेल कोई भी हमारी बॉडी में फंक्शंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो किससे पूछ के, कौन दिमाग देता है? तो न्यूक्लियस देता है। ओके, फिर उसके अंदर एक जेली होता है। क्या होता है? जेली होता है इस टाइप से। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। ठीक, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटोप्लाज्मा आप लिखते हुए चलना। ठीक, जिसे हम लोग, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है अंदर, ये वाला
ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद एक और जेलीनुमा होता है, ठीक, एक और अंदर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलो ऑर्गेनिज्म। ठीक, सेलो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जैसे सेल होती है वैसे ही अंदर होते हैं, वैसे ही अंदर ये वाला होता है सेलो। यहाँ पे मैं लिखते हुए अब चल रहा हूँ, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया अच्छे तरीके से। ठीक, अब मैं लिखते हुए चलूँगा बाहर। ठीक, देखो, फिर उसके बाद एक हमारी बॉडी के बाहर क्या होता है, हमारी बॉडी के बाहर एक होता है क्या, जेड प्लस सिक्योरिटी। ठीक, जेड प्लस सिक्योरिटी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब चलो, अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से लिखते हुए चल रहा हूँ। जैसे हमारा सेल जो होता है, सेल के बाहर क्या होता है, आप इसे नोट करते चलना, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एंड लिखते हुए चल रहा हूँ। नहीं, देखो, जब हमारे बॉडी के बाहर जो सेल होता है जिसे हम लोग पीएमसीएम बोलते हैं, यानी कि एक क्या होता है, बॉडी गार्ड होता है जिसे हम लोग पीएमसीएम कहते हैं, उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा क्या होता है, अंदर जो ब्रेन होता है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर उसके बाद एक और जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम, जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे सेल रहता है वैसे ही वहाँ पे भी रहता है सेल के अंदर, सेलो ऑर्गेनिज्म। ठीक, सॉरी, सेल ऑर्गेनिल। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सेल ऑर्गेनिल। ठीक, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। फिर उसके बाद एक जेड प्लस सिक्योरिटी होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक, सेल वॉल कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अच्छे, नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ लिखूंगा। ओके, सेल वॉल कहते हैं। अब सबसे मेन चीज़ आता है भाई, सबसे मेन चीज़ आता है कि भैया क्या होता है, क्या होता है कि स्कूल में बोल देता है भाई डायग्राम बनाने के लिए। ठीक, अब हमारे माइंड में ये पहले से था नहीं कि कैसे भी बना सकते हैं, अंदर का नेमिंग अच्छा होना चाहिए। तो आप कैसे, अब जब मैंने यहाँ पे गोल बनाया। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो सेल वॉल होता है, जेड प्लस सिक्योरिटी जिसे हम लोग अभी बोल रहे हैं सेल वॉल, वो केवल प्लांट सेल में होता है। इतना याद रखना, जो कि प्लांट सेल में ही केवल होता है। जेड प्लस सिक्योरिटी यानी कि जो कि सेल वॉल होता है, सेल वॉल, वो केवल प्लांट सेल में ही रहता है। इतना समझ में आ गया, सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, आगे आपको करना क्या है, जब भी कोई आपसे पूछे कि सेल किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिका सभी जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसे हम लोग साइटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एंड साइटोलॉजी के गॉड फादर किसे कहा गया इंडिया में, तो प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। ये चीज़ आप एक नोट करके लिखना है एक अच्छे फॉर्म में, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्योंकि ये न्यू ऐड हुआ तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसे आप एक अच्छे फॉर्म में लिख लेना कि इंडियन साइंटिस्ट जिसे हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा गया, तो प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। ठीक, इतना समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले कुछ, तो फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भाई सेल की जो खोज की थी सबसे पहले किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। फिर उसके बाद किसने की थी, तो एंटोनी वान लीवेनोक ने 1674 ईस्वी में, जो कि अपने माइक्रोस्कोप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया एंड किया। ठीक, फिर उसके बाद पुरकिंजे जो कि थे वो जो कि फ्लूइड था उसे वो एक प्रोटोप्लाज्मा नाम दिए। ठीक, फिर फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा गया, तो प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। सेल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल से मिलकर कोई भी हमारे ऑर्गेनिज्म बनता है वो यूनिसेलुलर होता है। जो कई सारे सेल्स को मिलाकर कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो मल्टी सेलुलर हो गया। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल्स कौन कौन हो गया? तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर का कौन कौन सा हो गया? तो ह्यूमंस हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, और भी है। ठीक, इतना समझ में आ गया। जो कि बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। सबसे बड़ा सेल सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, जो कि बैक्टीरिया होता है, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग, जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि 15 सेंटीमीटर का होता है, जिसे हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से, यानी कि नेक्ड आई से हम लोग देख सकते हैं। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? जो कि ह्यूमन नर्व सेल होता है, जो कि 1 मीटर तक का होता है। ठीक, जो कि ये है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, एंड ये है ऑस्ट्रिच एग, और ये क्या है? ह्यूमन नर्व सेल। ठीक, ये है ह्यूमन नर्व सेल। ठीक, इतना समझ में आ गया। आप सेल का स्ट्रक्चर कैसा भी बना सकते हो, बस उसके अंदर का नेमिंग जो है वो अच्छे तरीके से करते हुए चलना है। देखो क्या होता है यहाँ पे मैं एक अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ये एनिमल सेल हो गया और ये हो गया प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, जो कि हमारा ब्रेन होता है। ठीक, ब्रेन होता है। अब देखो साइटोप्लाज्म मैंने बताया था, ये वाला जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक, साइटोप्लाज्म हो गया, जो कि ये बाहर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया? ये बॉडीगार्ड हो गया, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि पीएम या सीएम कहते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे प्लांट सेल में ब्रेन क्या हो गया? ये वाला हो गया पोर्शन, जो कि क्या हो गया? ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, ये वाला जो ये वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? ये बॉडीगार्ड हो गया, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड अंदर जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर और एक यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सेल ऑर्गेनेली, ठीक, कहते हैं। और उसके बाद जो कि केवल प्लांट सेल में होता है, यानी कि इसमें होता है एक, क्या होता है? एक जेड प्लस सिक्योरिटी। जेड प्लस सिक्योरिटी कौन हुआ? ये वाला पोर्शन जो है वो जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर आता है। ठीक, जिसे हम लोग जो कि सेल वॉल हम कहते हैं। ठीक, सेल वॉल कहते हैं, जो कि केवल प्लांट सेल में होता है। समझ में आ गया इतना? क्या सबको भाई ये क्लास समझ में आई? मुझे कमेंट में बताना। और भी इसे हम लोग पता है 3 से 4 पार्ट में क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि इस चैप्टर को भाई हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छे न्यू एनसीईआरटी है भाई, न्यू एनसीईआरटी को भाई हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी तो आगे समझ में आएगा। एंड ब्रेन बूस्टर पे दोनों मीडियम के लिए होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए भी ये बुक है, आप न्यू एनसीईआरटी है तो। एंड जितनी भी क्लासेज है वो शेड्यूल में आज शाम तक मैं डाल दूंगा। कल नहीं डाल पाया बट आज डाल दूंगा पक्का। ओके, क्योंकि अभी सारे सर लोग से बात करके शेड्यूल उनके हिसाब से भी फिक्स करना होता है, तो इस कारण से। बाकी यहाँ पे क्लासेज होंगी 9th की, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक, जो कि एक्सप्लोरेशन जो है इससे होंगी क्लासेज आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से। इतना ध्यान में रखना, आपकी क्लासेज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होंगी। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे क्या होता है कि मैं क्या एक अपना पर्सनल चैनल स्टार्ट करूँ, जहाँ पे मैं केवल साइंस आपको पढ़ाऊँगा डिटेल में। जैसे कि ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँगा तो वहाँ पे अभी ही वन शॉट डाल दूँगा, वन शॉट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब लास्ट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, तब वन शॉट स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे मैं अभी से भी डाल सकता हूँ, आप बोलो मुझे कमेंट में बस। मैं वहाँ पे एनसीईआरटी से ही रीड करूँगा। बताओ, जैसा आप बोलो कि एनसीईआरटी जितने भी पेज हैं और लगभग 20 के लगभग पेजेस होंगे फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर में। तो उन चैप्टर को मैं एनसीईआरटी से ही कवर करूं, मुझे आप कमेंट में बताना। इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे हाईलाइट कर दिया करूँगा, जिससे आप वहाँ पे अपने भी नोट्स बना लोगे अपने बुक में। तो आप मुझे बताना कि कैसा करना चाहिए, कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि मुझे कैसे ही करना चाहिए। ठीक, एंड आई होप कि ये क्लासेज आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसे ही हम लोग हर इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे, एंड हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हर चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों
को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे। एंड जिनके पास भाई बुक नहीं है, मैं हर चैप्टर का एक जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं बुक का पीडीएफ डाल दिया करूँगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ आपको इस चैनल पे जैसे ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपको एक हैंड रिटेन लगभग हैंड रिटेन नोट्स आपको दिखने को मिलेगा। लगभग हैंड रिटेन नोट्स एक दिखने को मिलेगा। लगभग क्या है कि वो एक टाइप किया हुआ है लेकिन एक हैंड रिटेन फॉर्म में है, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। एंड देखो सबसे क्या मेन चीज़ क्या होता है इस चैप्टर में, क्या है कि डायग्राम पे ज़्यादा फोकस किया गया है इस बुक में डायग्राम पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस कारण से मैं ज़्यादातर आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। हर चीज़ को डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाने की हर तरीके से कोशिश करूँगा। बस आपको करना ये है सबसे मेन चीज़, आपको क्लासेस डेली बेसिस पे करनी है। जितनी भी क्लासेस कराऊँगा वो आपको करते हुए चलना है। कोई भी क्लासेस स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो तो ये चैप्टर भी स्किप कर देगा। एंड देखो क्या है कि वन शॉट अभी इस कारण से मैं नहीं लेकर आया हूँ, पहले इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते चलेंगे। न्यू एनसीईआरटी का मतलब ये है कि आप डिटेल में एंड एक डायग्राम फॉर्म में पढ़ते हुए चलो। वन शॉट बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं बट यहाँ से आप पढ़ो, बहुत ही मस्त होने वाला है। ओके, सो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।